ऑर्गेनाइज्ड होता है रोज और कॉलम्स में, जिसमें कॉलम्स जो है वो फील्ड्स कहलाते हैं या एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, और जो रोज हैं वो रिकॉर्ड्स कहलाते हैं या फिर टपल्स कहलाते हैं। एक टेबल में कितने रोज हैं वो डिफाइन करता है कि कार्डिनैलिटी क्या है, और एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं वो ये डिफाइन करता है कि डिग्री क्या है। ओके, सो द टर्म्स दैट वी हैव यूज्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट, जो हमने अभी तक टर्म्स यूज करे हैं उनको लिख लेते हैं एक बार। आज 22 तारीख है, बाईस 1/2022। So we have used the terms database, we have used the term tables, we have used the term rows, tuples, records, we have used the term columns, attributes, fields, we have used the term degree and cardinality. रिलेशनल मॉडल में टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। रिलेशनल डेटा मॉडल में टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। ओके, तो ये एक टेबल है मेरे पास। इस तरह से अब मेरे पास बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं एक डेटाबेस में। वन डेटाबेस कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी टेबल्स। अब वो कैसे डिसाइड होता है कि कितने टेबल्स बनेंगे, तो उसका ना एक प्रोसीजर होता है। डेटाबेस जब डिजाइन होता है, डेटाबेस डिजाइन करते हुए उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्दर आप आगे स्टडी करेंगे जब कंप्यूटर साइंस, तो यू विल रीड दिस डेटाबेसेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। तो जब आपके पास जो डेटा आपको स्टोर करना है उसको पूरा आप इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसमें उसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो इट गिव्स राइज टू मेनी टेबल्स। ठीक है, तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, और वो टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं। टेबल्स इन द डेटाबेस आर यूजुअली रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब कनेक्टेड। किस तरह से कनेक्टेड? किसी एक डेटा फील्ड से कनेक्टेड, किसी एक कॉलम के बेसिस पे कनेक्टेड। ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन दी okay, just give me a minute. Let me just open the document जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, and then I will continue further. कौन सा चैप्टर नंबर बोला था हमने? डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स 8। की बात करी थी।
डेटाबेस स्कीमा की बात करी थी, कॉन्स्ट्रेंट की बात करी थी, डेटाबेस इंस्टेंस, डेटा मैनिपुलेशन, रिलेशनल डेटा मॉडल, दिस इज वेयर वी वर। ये देखिए, ये 3 टेबल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, गार्जियन, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस, 3 टेबल्स गिवन है। तो रिलेशनल डेटाबेस में स्टूडेंट अटेंडेंस, ये स्टूडेंट हो गया, ये अटेंडेंस हो गया और ये गार्जियन हो गया, ये तीनों रिलेटेड हैं आपस में। कैसे? ये इसके अंदर ये कॉलम के नाम है, इसके अंदर 4 कॉलम है, ये इसके अंदर 4 कॉलम है, इसके अंदर ये 3 कॉलम है। यस। और यहाँ पे जो ये गार्जियन आईडी है, ये स्टूडेंट के आईडी, स्टूडेंट के टेबल में जो गार्जियन आईडी है, ये दोनों कॉमन है। ये कॉमन होने की वजह से ये रिलेशन इन दोनों के बीच में सेट हो गया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो रोल नंबर है स्टूडेंट का और यहाँ अटेंडेंस में जो रोल नंबर है, ये भी कॉमन है। ओके, तो इन दोनों से ये रिलेशन सेट हो गया। ओके, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट मी जस्ट शो यू वन मोर एग्जांपल। जैसे हमने स्टूडेंट टेबल बनाया, why is this not moving? हाँ, अभी हमने स्टूडेंट टेबल का जो डिजाइन किया था, उसमें हमने लिखा एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ। Okay, now I have one more table. Let us say that I have one more table that is called as library issue table. ठीक है, इसके अंदर मेरे पास, यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या रखा, हमने स्टूडेंट टेबल में रखा एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, लाइब्रेरी इशू में हम रखते हैं एडमिशन नंबर, बुक नंबर, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिटर्न एंड फाइन। मान लीजिए ये मेरे पास 5 कॉलम्स हैं इसके अंदर। ओके, अब ये बताइए मुझे कि इसके अंदर जो ये एडमिशन नंबर है, उस एडमिशन नंबर की डिटेल क्या यहाँ पे इसमें से आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बताइए। जो बच्चा एडमिशन ले चुका है उसको एक एडमिशन नंबर मिला जो कि इस टेबल के अंदर डेटा ऐड किया गया, उसी बच्चे को बुक इशू होगी। एम आई राइट? यस मैम। यस। जो बच्चा स्टूडेंट नहीं है, उसके पास एडमिशन नंबर नहीं है, उसको बुक इशू नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉलम्स हैं, ये दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इस बुक के एग्जाम्पल में भी गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन वैल्यूज हैं जिसके बेसिस पे हम रिलेट कर देंगे। ठीक है, अब आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि हमें हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है। वी वांट टू आइडेंटिफाई एवरी रो इन द टेबल विद सम वैल्यू। अब आप मुझे ये बताइए कि स्कूल में किसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि अलग अलग बच्चे का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलता है? हर एक बच्चे का क्या तरीका है जिससे कि आइडेंटिफिकेशन पता चले? बताइए। टेबल। हाँ जी, टेबल। दोबारा बोलो बेटा। रिकॉर्ड टेबल। रिकॉर्ड टेबल, अच्छा। एडमिशन नंबर, नाम क्यों नहीं? नाम तो सेम हो सकते हैं किसी 2 बच्चे के तो। हाँ, नाम बहुत बस। बच्चों के सेम हो सकते हैं। यस, अब दीपक ही ले लें तो दीपक ही बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। कॉमन नेम्स हैं जो सोनिया, सोनिया बहुत सारी हो जाती हैं एक क्लास में। यस, प्रिया, प्रिया बहुत सारी हो जाती हैं। यस, तो इस तरह से हमें यूनिक, अगर एक एक कोई वैल्यू लेके हमें पता हो कि भाई एक वैल्यू ली तो उसमें एक ही बच्चा मिलेगा मुझे, उसके लिए हमारे पास हम एडमिशन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? यस और नो? इंडियंस है ना हम यस सब। मैम। इंडिया में हमारा क्या एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है सबका?
इंडिविजुअल। आधार कार्ड। यस, आधार नंबर। क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन है? आधार नंबर। हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट है। बच्चा पैदा होता है तो उसका आधार नंबर अलग बन जाता है। यस, तो ये जो चीजें हैं ये आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं। और उसको कहा ही ये क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आधार नंबर का काम करती है? UIDAI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है? हैव यू सीन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? एनीबडी कैन टेल मी? मैम अरे नहीं पता? क्या मैम बोलो दोबारा। यू UIDAI मैंने लिखा है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? डिले आती मैम मेरे इसमें। क्या कह रहे हो? स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा? यस मैम आ रही है। मैम ध्यान नहीं किया। हाँ बताओ, UIDAI इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज UIDAI। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे हर जगह पे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर होता है। यस, बुक लाइब्रेरी में जाते हो तो बुक नंबर होता है ना? और वो डुप्लीकेट नहीं होता कहीं पे भी। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं रेलवेज में जाते हो, रेलवे रिजर्वेशन कराते हो तो वहां PNR नंबर होता है। एम आई राइट? हर टिकट का PNR नंबर अलग होता है। यस, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर रो को कोई एक कॉलम बना लेते हैं। कई बार एक कॉलम बनाते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले जो कॉलम्स होते हैं जिसमें कि हमें इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने के हेल्प करते हैं, उन कॉलम्स को हम कहते हैं प्राइमरी की। इनको हम कहते हैं प्राइमरी की। क्या कहते हैं? प्राइमरी की। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स that uniquely identify each row of the table is known as primary key. ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ कॉलम्स अगर हो जाता है, इफ इट इज ग्रुप ऑफ कॉलम्स, तो हम उस प्राइमरी की को कहते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ग्रुप ऑफ कॉलम्स कैसे होगा? जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कि एडमिशन नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, हर किसी का अलग होगा, है ना? तो ये प्राइमरी की हो गया। ठीक है, इस टेबल का डेटा हम देखते हैं कि कैसा है। इस टेबल का डेटा, जैसे कि एडमिशन नंबर है 111, उसको बुक इशू की गई है 582, बुक नंबर इशू किया गया है 5 जनवरी को इशू की गई है। और डेट लिखने का तरीका जो है मैं आपको बता देती हूँ कि डेट लिखने का तरीका कैसा होता है। डेट लिखने का तरीका होता है, हम पहले ईयर लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं और फिर हम डेट लिखते हैं। डेट ऑफ रिटर्न अभी कुछ नहीं है, तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम उसे नल लिखते हैं, NULL। फाइन भी नहीं है तो हम उसे NULL लिखते हैं। ठीक है, अब 1213, इस बच्चे ने बुक इशू कराई 1021। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बेटा।
तो ये डेट ऑफ इशू इसकी मान लीजिए 2021 दिसंबर, 2021 दिसंबर, 6 दिसंबर, और ये रिटर्न करी इस बच्चे ने 2021 दिसंबर 12 दिसंबर को। फाइन उसका कुछ नहीं लगा, तो दैट इज 0। ओके, फिर 1111 ने एक और बुक इशू कराई 326 2022 जनवरी, 8 जनवरी को। उसने अभी बुक रिटर्न नहीं करी। Somebody is trying to say something. साहिल खान, आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है बेटा। ओके, तो ये बुक जो है ये हमारी अभी रिटर्न नहीं हुई। 1111 ने एक और बुक इशू कराई थी 5232 2021 में दिसंबर में, 1 दिसंबर को, और 2021 में दिसंबर 15 को वापस करी और 5 रुपीज फाइन दिया। ठीक है। 1223 एक और बच्चा है जिसने की बुक इशू कराई 326 ये वाली बुक इशू कराई, और ये उसने, अच्छा ये तो वापस नहीं आई है ना अभी तक। 326 नहीं, कोई और बुक ले लेते हैं। लेट मी टेक इट एज 1021 इसने ये बुक इशू कराई 2021 12 31 दिसंबर को। ठीक है, और उसने अभी बुक रिटर्न करी है 4 तारीख को, और जीरोस का 1321 एक और बच्चा है जिसने कोई और एक बुक इशू कराई 628 5 तारीख को। अब मुझे बताइए कि अगर इस तरह से रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, तो इसमें हमें कौन से कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की का रूल होता है कि वो यूनिक होना चाहिए, है ना, यूनिक होना चाहिए, उसको डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसा कॉलम है जो कि डुप्लीकेट नहीं है। प्राइमरी की का रूल होता है कि वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और नल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो। एडमिशन नंबर और बुक नंबर को मिला, एडमिशन नंबर और बुक नंबर को मिला के, ठीक है, वेरी गुड। एडमिशन नंबर और बुक नंबर को मिला के हम ले लेते हैं। लेकिन क्या ये बच्चा दोबारा सेम बुक को इशू नहीं करा सकता? ये बच्चा जो है 12-13 जिसका एडमिशन नंबर है, उसने 1021 बुक इशू कराई, 12 दिसंबर को वापस कर दी। अब वो बच्चा दोबारा आ गया, ठीक है, और उसने सेम बुक को इशू कराया 2022 में जनवरी में 9 तारीख को, और उसने अभी रिटर्न नहीं करी है। मैम फिर डेट और रिटर्न डेट और इशू डेट हो सकती है मैम। रिटर्न डेट तो हो नहीं सकता ना, नल नहीं हो सकता उसमें। प्राइमरी की का है कि एक तो यूनिक होना चाहिए और दूसरा उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नल वैल्यू नॉट अलाउड। बताओ। डेट बताओ ऑफ इशू फिर तो डेट तो निकल जाएगी डेट ना। ऑफ, दोबारा बोलो, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू लग रहा है। डेट ऑफ इशू। सेम डेट पे दो बुक्स इशू नहीं हो सकती। एक दिन में पता नहीं कितनी कितनी बुक्स इशू होती है, सेम डेट पे दो बुक्स इशू हुई है ना, डेट ऑफ इशू तो नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन रहेगा। बुक नंबर, दोबारा बोलो। डेट ऑफ इशू और बुक नंबर। डेट ऑफ इशू और बुक नंबर, गुड। एक दिन में एक बुक को एक ही बार इशू किया जा सकता है। यस, सो वी कैन हैव डेट ऑफ इशू एंड बुक नंबर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा प्राइमरी की बन सकता है। ठीक है। अब ये वाला जो टेबल है, जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, इस टेबल में और इस टेबल में रिलेशन क्या है? जो हमने सबसे पहले कहा कि एडमिशन बुक उसी को इशू की जा सकती है जो कि यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी है, मतलब कि उसका स्टूडेंट टेबल में डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री नहीं आ सकती जो कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में नहीं है। तो स्टूडेंट टेबल में मैंने इसको प्राइमरी की बनाया, तो इस टेबल में जो ये एडमिशन नंबर है, ये इस टेबल के डेटा से उठा रहा है, यहाँ से इसके साथ रिलेटेड है।
तो इस टेबल में इसको हम फॉरेन की कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन की। ओके, और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये डिपेंडेंट है प्राइमरी की में। किसकी प्राइमरी की में? दूसरे रिलेटेड टेबल की प्राइमरी की से डिपेंडेंट है। वहां पे होगा तो यहां चलेगा, वहां नहीं होगा तो यहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, so that is what is primary key all about. So let us write the definition of primary key. मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने एक issue कर दी, उसी दिन वापस कर दिया, फिर दूसरे ने भी इशू कर दिया। बिल्कुल हो सकता है, उसी दिन वापस कर दी तो फिर और प्राइमरी की क्या? दूसरे दिन इशू कराई तो दिन दूसरा बदल गया ना, डेट ऑफ इशू मैम उसी दिन किसी और ने उसी करवा ली थे, तो डेट ऑफ इशू भी सेम रहेगी और बुक नंबर भी सेम रहेगा। यस, एक बच्चे ने 582 ने आज बुक इशू कराई थी और उसने आज ही वापस कर दी, और आज ही उस बुक को किसी और ने इशू करा लिया। यही कह रहे हैं ना आप? यस मैम। यस, तो उस केस में हम 3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एडमिशन नंबर, बुक नंबर और डेट ऑफ इशू। एक बच्चा एक बुक को आज इशू करा रहा है तो सेम डेट पे वो बच्चा हम अज्यूम करते हैं कि वो इशू नहीं कराएगा। अगर वो सेम बच्चा सेम डेट पे बुक इशू कराने की कोशिश करेगा तो हमारे सिस्टम में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उसको ना करने दे। तो ये बिजनेस रूल कहलाता है। ये एक रूल बन जाता है कि एक बच्चे को सेम बुक सेम डेट पे 2 बार इशू नहीं होगी। तो अगर आज आपने रिटर्न करी है तो आज इशू नहीं होगी, कल इशू हो सकती है। ठीक है, तो फिर वी विल हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिशन नंबर, बुक नंबर एंड डेट ऑफ इशू, ऑल 3 टुगेदर। तो ग्रुप ऑफ कॉलम्स में हमारे 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की बात करी हमने। दूसरा हमने बात करी कि फॉरेन की। फॉरेन की जो हमने कहा कि इट टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ कॉलम that takes the values from the primary key of related table. ठीक है, primary key of the related table. If the value is not in the primary key column, then that value cannot be entered in the foreign key column. That is not allowed. ठीक है, और ये अलाउ कैसे नहीं होता? ये अलाउ ऐसे नहीं होता कि डीबीएमएस अलाउ नहीं करता। जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये फॉरेन की है तो वो डीबीएमएस अलाउ नहीं करता। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ensuring दैट, ये जो प्रोसेस है कि फॉरेन की में वैल्यू होनी चाहिए, फॉरेन की इज specified the process of ensuring that foreign key is specified on the basis of primary key of related table इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंटेनिंग रेफरेंशियल, इज नोन एज मेंटेनिंग referential integrity. Okay, if the value is not in the primary key column of related table, then that value cannot be entered
in the foreign key column. और ये जो process है of ensuring that foreign key is specified on the basis of primary key of related table, इसको हम कहते हैं maintaining referential integrity. ओके तो हमारे पास फॉरेन की है, हमारे पास प्राइमरी की है. अब प्राइमरी की हम डिसाइड कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिसाइड दैट प्राइमरी की कौन सी बनेगी? ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो जिसमें कि यूनिक वैल्यूज हैं. जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन का डेटा लेती हूं तो पर्सन के डेटा में आधार नंबर भी है, ठीक है, और उसका पासपोर्ट नंबर भी है, और हमें मालूम है दोनों ही यूनिक होते हैं. यस और नो? दोनों यूनिक होते हैं ना, किसी दो लोगों के सेम नहीं हो सकते. हाँ कि ना? यस मैम. है ना? एक और नंबर होता है वोटर आईडी नंबर, ये भी यूनिक होता है सबका, ठीक है. तो अब ये तीनों प्राइमरी की बन सकते हैं, ये तीनों प्राइमरी की बन सकते हैं. तो हम इन तीनों कॉलम्स को कहते हैं कैंडिडेट कीज. ये प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट्स हैं. जैसे अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं ना, पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कैंडिडेट्स खड़े होंगे ना, एक पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन चुना एक जाएगा, इलेक्ट एक होगा. तो हम कैंडिडेट कीज, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, उसमें से हम एक को चूज कर लेते हैं, ठीक है. दीज आर ऑल कैंडिडेट कीज. वन ऑफ द कैंडिडेट कीज, एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की बना देते हैं, इज डिफाइंड एज प्राइमरी की. एक को हम डिक्लेयर कर देते हैं प्राइमरी की. तो मान लो मैंने डिक्लेयर कर दिया आधार नंबर को प्राइमरी की, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है. ये सारी क्या थी हमारी? ये सारे के सारे हमारे कैंडिडेट थे, ये सारे कैंडिडेट थे, इसमें से एक को प्राइमरी की बना दिया. तो जो बाकी के बचे वो क्या है? जो बाकी के बचे मेरे पास वो क्या है? ये जो बाकी के बचे, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट कीज. ऑल्टरनेट कीज, ठीक है. तो ऑल्टरनेट कीज की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो यहां पे इसकी ऑल्टरनेट कीज की डेफिनेशन हो जाएगी, फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट कीज. पूल कहो, ग्रुप कहो, कैंडिडेट कीज, one is chosen as primary key and remaining are called alternate keys. Is this point clear? यस मैम. Is this point clear? ठीक है कि कैंडिडेट कीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से हम एक को प्राइमरी की बना लेते हैं और जो बाकी के बचते हैं वो ऑल्टरनेट कीज होते हैं. और फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की होती है जो हमारे दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए काम आती है, और उसका रूल क्या रहता है कि उसमें वही वैल्यूज आ सकती हैं जो कि प्राइमरी की के रिलेटेड टेबल की प्राइमरी की में अवेलेबल है, ठीक है. अब इसमें एक टर्म और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन. डोमेन क्या होता है? अब मेरे को बताओ, सेट्स पढ़ा है आप लोगों ने? हैव यू स्टडीड सेट्स? यस मैम. सेट्स पढ़ा है? डोमेन रेंज. उसमें डोमेन भी पढ़ा होगा, डोमेन भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? है ना? एक एग्जांपल दो तो, एक एग्जांपल दो तो डोमेन का. अरे डोमेन का एग्जांपल दो ना एक. रिलेशन में वैल्यू होती है ना फर्स्ट वाली, उसको डोमेन बोलते हैं. फर्स्ट वाली, सिर्फ फर्स्ट वाली को कहते हैं डोमेन. नहीं मैम, सब में जो रिलेशन में फर्स्ट वैल्यू आती रहेगी ना उसको मैम डोमेन बोलते हैं. दोबारा बोलो मुकुल. बस सेट को डोमेन बोलते हैं मैम रिलेशन में. अच्छा, सेट तो में जो फर्स्ट क्या मैं उसको कह सकती हूँ, क्या मैं उसको जनरल टर्म्स में, अगर किसी लेमैन को समझाना है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता, जिसको सेट्स नहीं आता, तो क्या मैं कह सकती हूँ ग्रुप ऑफ वैल्यूज
allowed in a particular place. जैसे कि अभी स्पेशल ड्राइव चल रहा है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन कराने का, चल रहा है ना, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन कराने का। तो उसमें डोमेन क्या रहेगा, कौन से वाले बच्चे रहेंगे, एज ग्रुप क्या रहेगा, उसमें सिर्फ एज ग्रुप ये रहेगा कि 15 से 18 साल के बच्चे, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन 18, लेस देन इक्वल टू 17.9 व्हाटएवर, लेस देन 18 कहेंगे क्योंकि 18 वाले को तो लग चुका, 18 वाले को लग चुका ना, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 18 वाले ने लगवा लिया, ठीक है। तो लेस देन 18, तो जो भी डोमेन वैल्यूज, जो भी वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी, एज ग्रुप की 15, 16, 17, ठीक है। अब 17 महीने और कितने 17 साल 11 महीने और 30 दिन हो सकते हैं, 29 दिन हो सकते हैं, यस। तो इतने ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी जो वैल्यूज अलाउड वैल्यूज हैं किसी भी एक जगह पे, उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने कहा कि एडमिशन नंबर जो है या फिर एडमिशन नंबर जो है वो कौन सा हो सकता है, एडमिशन नंबर में कौन सी डोमेन की वैल्यूज आएंगी। तो एडमिशन नंबर में तो हमारे रनिंग नंबर्स चलते हैं, है ना, 1 से शुरू हुआ था जब स्कूल शुरू हुआ था। अब आप 94 का हमारा फर्स्ट बैच था यहाँ से जो पास आउट होके गया, 94 बैच के बच्चों से बात करोगे ना तो उनको एडमिशन नंबर रोल नंबर एक ही होता था उनका, उनको अलग से रोल नंबर नहीं मिलते थे। वो आज भी अपने आप को रोल नंबर के, एडमिशन नंबर के बेसिस पे ही जानते हैं, एडमिशन नंबर 6 ये था, एडमिशन नंबर 7 ये था, ठीक है। और उस समय के टीचर्स भी यही कहते हैं, अरे ये तो एडमिशन नंबर ये वाला बच्चा था, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे एडमिशन नंबर के लिए हम बात करें तो 1 से शुरू हुआ था, रनिंग नंबर चल रहा है। अब आप लोगों का क्या है, 3000 कुछ है, 2000 कुछ है, 28 में 2880 हमारा। 28। आपका क्या है बेटा, दीपक का? मेरा तो 3200 है। 3200 है, यस, क्योंकि आपने देर से एडमिशन लिया था, ठीक है। अब ये जो एडमिशन नंबर है, ये यहाँ पे जो भी एडमिशन नंबर हम डाल रहे हैं स्टूडेंट टेबल में, वो तो हमारा डोमेन हो ही गया। लेकिन जो फॉरेन की वाला कॉलम है, जो फॉरेन की वाला कॉलम है, इसका डोमेन क्या होगा, ये वाला जो एडमिशन नंबर है, ये इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा जो यहाँ पे अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं? तो कहीं पे अगर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिलती है कि फॉरेन की का डोमेन दूसरे रिलेटेड टेबल की प्राइमरी की से आता है, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि दूसरे टेबल की रिलेटेड टेबल में जो प्राइमरी की वैल्यूज हैं वो फॉरेन की का डोमेन होता है। अगर उसमें वैल्यूज नहीं है तो वो डोमेन में नहीं आएगी फॉरेन की में, ठीक है। तो इसको टेक्निकली कहने के तरीके अलग हैं कि डोमेन के टर्म्स में कह दिया या सिंपल भाषा में कह दिया कि वो वही वैल्यूज लेगा जो कि प्राइमरी की ऑफ द रिलेटेड टेबल होगा। इसी को टेक्निकली बोल दें तो उसमें डोमेन की वैल्यूज वही होंगी जो कि प्राइमरी की के रहेंगी। इज दिस क्लियर? इसमें ठीक है। तो इसको अगर हम इसको रिफाइन करके लिखे, अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज अलाउड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, प्लेस की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे इन अ पर्टिकुलर कॉलम और एट्रीब्यूट और फील्ड, क्योंकि ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जब इनिशियली एसक्यू मतलब ये डीबीएमएस हमने यूज करना शुरू किया था तो हम उसे फील्ड कहते थे, ठीक है। जब रिलेशनल डेटाबेस आया तो हमने एट्रीब्यूट कहना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्योंकि वो रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है तो फिर हमने उसे कॉलम तो कहते ही हैं, ठीक है। और रोज का जो है, रोज जो है ये रोज को नॉर्मली रोज दिखती है, इस वजह से रिलेशनल में हम इसको टपल कहते हैं। और जब इनिशियली शुरू हुआ था तो रो को हम उसको रिकॉर्ड्स कहते थे, रेकॉर्ड्स भी बोलते हैं। अमेरिकन जो है वो रेकॉर्ड्स अनाउंस करते हैं, बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द बेसिक्स ऑफ आर एसक्यूएल, जिसमें डीबीएमएस, जिसमें कि हमने टर्म्स काफी सारे सीखे
और इसके बाद जो अब हमारा करिकुलम आगे का है उसमें हम कमांड्स देखेंगे. ओके, आई विल जस्ट शो यू. ये हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में इंट्रोडक्शन डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स नीड. रिलेशनल डेटा मॉडल में रिलेशन क्या है? टेबल को रिलेशन कहते हैं. एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की. यहाँ तक हमारा हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, आगे जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रहेगी. ओके, दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे. इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm stopping the class now and I request you not to miss the classes. अगर आपकी किसी